लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ लिया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने पढ़ लिया था, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बेटा हमने पढ़ लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे कंस्ट्रक्टिव होता है। तो संडे वाली क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं और अगर उनकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आती है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था या ब्राइट इमेज। और अगर उनकी एम्पलीट्यूड मिनिमम आती है तो बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। क्या था? डिस्ट्रक्टिव। यही कंडीशन आपके पास आई थी। तो आज हम इससे आगे इसका डेरिवेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो इसका पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगता है। दो या दो से अधिक वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर इम्पोज होने के बाद लाइट को फैलाती हैं और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। यही प्रोसेस बेटा क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आप इंटरफेरेंस करा रहे हो कि दो सोर्स ले रहे हो तो दोनों सोर्स कोहेरेंट होने जरूरी हैं। ठीक है, और कोहेरेंट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म पूछ ले अगर कोई, तो वो होती है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कि कोई भी अगर इंटरफेरेंस पैटर्न करवाना है और दो सोर्स कब कोहेरेंट होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो सोर्स तब कोहेरेंट होंगे जब अगर उनका फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। बोलो, फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। हो सकता है कि रेड बल्ब ले लें दोनों, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो क्या आ जाए? सेम आ जाए। ठीक है, लेकिन उनका फेज डिफरेंस भी क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। ऐसे सोर्स को बेटा हम कोहेरेंट सोर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? कोहेरेंट सोर्स, जो हम पढ़ चुके हैं। अब पहली कंडीशन आती है, कंडीशन 4, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें बेटा कंडीशन निकालनी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। देखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मानेंगे तो सबसे पहले हमें दो कोहेरेंट सोर्स लेने पड़ेंगे। लेट द and let us consider waves from two coherent source each। पहली वेव है y1, माना कि हमने एक सोर्स से आई y1 बराबर a sin ओमेगा टी। y2 हमने मान ली b sin ओमेगा टी प्लस 5। दो कोहेरेंट सोर्स लिए बेटा हमने, और दोनों कोहेरेंट सोर्स से वेव आई। एक कोहेरेंट सोर्स से आई a sin ओमेगा टी, दूसरे कोहेरेंट सोर्स से आई y बराबर b sin ओमेगा टी जमा 5। ठीक है, तो दो कोहेरेंट सोर्स से दो वेव निकल के आई। अब इंटरफेरेंस कहता था तब कि आपको ये वेव सुपर इम्पोज करवानी है। क्या करवानी है? सुपर इम्पोज। अगर सुपर इम्पोज करवाने के बाद अगर इनका करस्ट से करस्ट मिल जाएगा तो ये ब्राइट इमेज बनाएंगी, या इनका करस्ट से ट्रफ मिल जाएगा तो बेटा ये डार्क इमेज बनाएंगी। तो जो मैं संडे वाली क्लास में आपको अच्छे से बता चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कंडीशन ली है कि लेट अस कंसीडर वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। ले ली यहां से। अब आप इसको सुपर इम्पोज करवाओगे, तो सुपर इम्पोज कराओगे तो मतलब y बराबर y1 प्लस y2, दोनों को ऐड करोगे। बड़े ध्यान से देखना, एक को हमने लिखा यहाँ पे a sin ओमेगा टी और दूसरे वाले को लिखा b sin टी प्लस का 5। a sin ओमेगा टी, दूसरे को लिखा ओमेगा टी प्लस का 5। ये वैल्यू हमने लिखी है। देखो बेटा, अब इनसे एक नई वेव बन के आएगी। हो सकता है उसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है उसके एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, अभी हमें कुछ नहीं पता है। y लिखेंगे आप
ए साइन ओमेगा टी प्लस बी बेटा एज इट इज, ये देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास साइन ए प्लस बी, जिसको आप लिखेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो बी को बाहर ले लिया, इसको बेटा आप लिखेंगे साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस ओमेगा टी साइन फाई, कोस ओमेगा टी और साइन फाई, ये वैल्यू आपके पास है। तो हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया बेटा साइन ए प्लस बी का, जिसको खोला है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अब इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बी साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस बी कोस ओमेगा टी और साइन फाई। आ गया कि नहीं आ गया? ये वैल्यू अपने पास निकल के आई है y, और y को अब लिखेंगे। देखो आप देख पाएंगे कि यहाँ साइन ओमेगा टी है और बेटा यहाँ भी साइन ओमेगा टी है। कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया a प्लस बी कोस फाई। इसको एज इट इज लिख दो b कोस ओमेगा टी साइन फाई। बोलो हो गया कि नहीं होगा? और ये एक आपके पास y की वैल्यू निकल के आ गई रिजल्टेंट वेव। बोलो आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया कि दो कोहेरेंट सोर्स से दो वेव ली, उनको आपस में सुपर इम्पोज करवाया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, y बराबर y1 प्लस y2, इसके ऊपर हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो साइन ए कोस बी जमा कोस ए साइन बी लगा दिया और रिजल्टेंट आपके पास ये निकल गया। लेकिन बेटा जिस दिन मैंने वेव ऑप्टिक्स शुरू की थी उस दिन आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो वेव होगी वो या तो सिंगल साइन होगी या सिंगल क्या होगी, कोसाइन। तो इसका मतलब ये एक वेव नहीं है। देखो इसमें साइन फंक्शन भी आ रहा है और इसमें कौन सा आ रहा है, कोस फंक्शन भी आ रहा है। इसका मतलब वेव हमेशा या तो सिंगल साइन होगी या सिंगल क्या होगी, कोसाइन होगी। समझ में आई कि नहीं बेटा? तो इसका मतलब ये एक रिजल्टेंट वेव नहीं आई अपने पास। क्या नहीं आई? एक रिजल्टेंट वेव नहीं आई। इसको बनाना पड़ेगा, और इसको अगर हम बनाएंगे यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास। देखो जो आपके पास ए जमा बी कोस फाई है, ए जमा बी कोस फाई है, देखो ये टर्म, इसकी जगह मैं थोड़ी देर के लिए पुट कर लेता हूँ वेव बनाने के लिए आर कोस थीटा, और जो आपके पास बी साइन फाई है, बी साइन फाई है, इसकी जगह मैं पुट कर लेता हूँ आर साइन थीटा। कितना पुट कर लेता हूँ, आर साइन, कट रही है, ठीक है। इसकी जगह और इसकी जगह तो मैंने पुट कर लिया आर साइन थीटा, और ए जमा बी कोस फाई की जगह मैंने पुट कर लिया आर कोस थीटा। अब पुट कर लेंगे वाई साइन ओमेगा टी, साइन ए जमा बी कोस फाई की वैल्यू आर, आर को लिख दिया बाहर, और इनटू कोस थीटा प्लस बी साइन फाई की साइन ऑफ थीटा प्लस आपके पास साइन, बी साइन फाई की जगह लिखा हमने साइन ऑफ थीटा, और इसके साथ है बेटा आपके पास कोस ओमेगा टी, और ये टर्म एज इट इज लिख दी कोस। बोलो आ गया? वाई आर को बाहर लिख लिया, इसको लिखा साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा, ये वैल्यू आपके पास है। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन। अब देखो आप इसके ऊपर वापस फॉर्मूला लगाएंगे, इससे पहले आप सभी बच्चे इसको उतार लें कि यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ आके मैंने बताया कि बेटा ये कभी भी एक वेव नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें दोनों फंक्शन आ गए, साइन भी इसी के अंदर आ गया बेटा और कोस भी इसी के अंदर आ गया, और जब दोनों फंक्शन इसी के अंदर आ गए तो ये कभी वेव नहीं हो सकती। इसको वेव बनाने के लिए
हमने a जमा बी कोस फाई को, a जमा बी जो कोस फाई है इसको तो पुट कर लिया आर कोस थीटा, और b साइन फाई है इसको पुट कर लिया आर साइन थीटा। क्या पुट कर लिया? आर साइन थीटा। ठीक है, और वैल्यू बनाने के बाद ये रिजल्टेंट अपने पास आ गया। अब इससे आगे सोल्व करेंगे, तब तक सभी बच्चे एक बार यहाँ तक उतार लें और रेज योर हैंड्स और अपने हाथ खड़े करें। जिसको डाउट है वो पूछ सकते हैं। बेटा माइक ऑफ रखें। सभी बच्चों ने बेटा यहाँ तक उतार लिया? देखें आगे। देखो, बात करते हैं इसके अंदर, तो क्या सिचुएशन निकल के आती है? y इज इक्वल टू, बेटा r बाहर हो गया, ठीक है, दोनों टर्म से, और ये बन गया साइन ओमेगा टी इंटू कोस थीटा प्लस आपके पास बेटा कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो देखिए आपके पास वापिस हमने ये फॉर्मूला बना दिया है, साइन ए कोस बी जमा कोस ए साइन बी। ठीक है, तो वापिस अगर मैं लिखूं बेटा तो आर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब बोलो y आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, आर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो नई वेव आएगी, और उसके साथ सिंगल साइन फंक्शन। क्या निकल के आया? सिंगल साइन फंक्शन। तो जो नई वेव निकल के आई उसका क्या निकल के आई? y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस का थीटा। बोलो आई कि नहीं आई? ये आई आपके पास रिजल्टेंट वेव। क्या निकल के आई? रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो दो वेव को बेटा हमने सुपर इम्पोज किया तो एक नई वेव निकल के आई, और जिसकी वैल्यू है y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस का थीटा। अब हमें नहीं पता कि इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो पहले तो बेटा इसकी एम्पलीट्यूड निकालनी पड़ेगी। एम्पलीट्यूड निकालनी पड़ेगी तो मैंने आपको दो टर्म बताई अभी अभी, कि एक तो मैंने बेटा a जमा बी की जगह हमने क्या पुट किया था? आर कोस थीटा। ठीक है, और एक बेटा मैंने आपके सामने बी साइन फाई की जगह पुट किया था, और वो क्या था? आर साइन थीटा। इसकी जगह अगर बात करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास आती है आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने पुट करके वैल्यू निकाली थी। इसको इक्वेशन थोड़ी देर के लिए मैं 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन में 2 मान लेता हूँ। इसको स्केयरिंग एंड एडिंग कर दो, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को आप स्केयरिंग करो और एडिंग करो, तो इसका स्केयर करेंगे तो इसका स्केयर हो जाएगा a जमा बी कोस पाई का स्केयर प्लस बी साइन फाई का स्केयर बराबर, इसका करोगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा स्केयर करके ऐड करना है आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इन दोनों इक्वेशन का क्या किया है बेटा? स्केयरिंग एंड एडिंग किया है। ठीक है, तो इसको लिखा है आर स्केयर कोस स्केयर थीटा और इसको लिखा है आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, ऐड कर दिया। ऐसे इसका स्क्वायर किया है और इसका स्क्वायर और ऐड किया है। इनको अगर सोल्व करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस पाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई। इसके ऊपर तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसमें से देखो हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आर स्क्वायर। अब इसके अंदर भी एक टर्म आप निकाल सकते हो बेटा। देखो हम एक छोटी सी गलती करके बेटा यहाँ पे ये
और इसको था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई आता प्लस 2ab कोस ऑफ फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको क्या लिखा हमने आर स्क्वायर। अब आप खुद देखना बेटा ए स्क्वायर इस टर्म के अंदर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई है बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो अपने पास टर्म बन जाएगी। वो टर्म बनेगी बेटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी कोस ऑफ फाई बराबर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ मैं जो एम्पलीट्यूड निकालूंगा नए वाले वेव की तो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड निकल के आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ फाई। देखो ए क्या है ए जो पहली वेव उसकी एम्पलीट्यूड बी क्या है दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड और कोस फाई उनके बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आई है जो एक रिजल्टेंट वेव आपने बनाई और रिजल्टेंट वेव आपने क्या बनाई थी y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई जिसके अंदर जो r है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। r क्या है बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी कि सबसे पहले a जमा बी कोस फाई को पुट कर लिया r कोस थीटा बी साइन फाई को पुट कर लिया r साइन थीटा इसको स्क्वेयरिंग और एडिंग किया और ये करने के बाद हमने r स्क्वेयर की वैल्यू निकाली। ठीक है और r की यहाँ से तो ये वैल्यू निकल के आई जो एक नई वेव बन के आई है सुपर पोजिशन के बाद जो नई वेव बन गई है उसका जो रिजल्टेंट निकल के आया बेटा वो रिजल्टेंट ये निकल के आया है। कर लोगे यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे को बताएं। तो यहाँ तक का एक्सप्रेशन एक बार सभी बच्चे उतार ले बेटा। यहाँ तक का एक्सप्रेशन सभी बच्चे उतार उतार ले बेटा। सर रुक जाओ। यस सर। आराम से उतार ले बेटा कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। थैंक यू बेटा। देखिए एक तो वैल्यू अपने पास लास्ट में बेटा ये निकल के आई कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई। ठीक है ये वैल्यू निकल के आई है यहाँ से। तो दूसरी अगर मैं इसकी टर्म बनाऊं तो एक तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं का स्क्वायर करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई। ठीक है और एक बात आप याद रखना एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है बेटा याद रखना कि इंटेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो इंटेंसिटी की टर्म में लिखूं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो इसकी जगह मैं आई आर लिख सकता हूँ। यहाँ देखो पहले वेव की एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर थी तो पहले वेव की इंटेंसिटी में इसकी जगह लिख सकता हूँ आई वन। क्या लिख सकता हूँ आई वन। तो इसका मतलब आई वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा ए स्क्वायर और आई टू अगर मैं लिखूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बी स्क्वायर क्योंकि मेन फॉर्मूला क्या कहता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो पहले वेव की एम्पलीट्यूड ए थी इसका स्क्वायर हम इंटेंसिटी की टर्म में क्या लिखेंगे आई वन बी स्क्वायर को इंटेंसिटी की टर्म में क्या लिखेंगे आई टू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आई टू प्लस ए की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट आई वन आएगी
बी की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट I2 आएगी, तो दोनों के ऊपर 2 तो बाहर निकाल लिया और अंडर रूट लिखा I1 इंटू I2 और इंटू बाहर क्या जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों वैल्यू की टर्म में समझा दिया है कि अगर आपको एम्पलीट्यूड की टर्म में पूछे तो आर वाली वैल्यू निकालनी है, एम्पलीट्यूड की टर्म में तो ये है, और अगर इंटेंसिटी की टर्म में पूछे तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। कहां से आया वो मैंने आपके सामने इधर लगा दिया है कि इंटेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सिंपल से इसको डिफाइन किया है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। r स्क्वायर किया तो अपने पास ये वैल्यू आ गई, इंटेंसिटी की टर्म में बदल दिया तो आपके पास ये वैल्यू। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा, कर लोगे ध्यान से। हमने Yes, कंडीशन निकाली थी, सबसे पहला केस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहला केस निकालना था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया था और एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं कि अगर दो वेव ऐसे सुपर इम्पोज करती हैं, ऐसे सुपर, और अगर करस्ट पे करस्ट आया और ट्रफ पे ट्रफ आया तो एक नई वेव बनेगी जिसकी एम्पलीट्यूड होगी मैक्सिमम, जिसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम। तो अपने पास शुरुआत में हमने दो वेव ली थी, जिसकी एक की एम्पलीट्यूड ए थी, एक की एम्पलीट्यूड बी थी, और सुपर इम्पोज करवाने के बाद मान लो एम्पलीट्यूड कितनी आई, आर, कितनी आई, आर। ठीक है, ये मैक्सिमम आनी चाहिए, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगी, मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगी आपके पास, 1 मिनट बेटा, अगर आपके पास एम्पलीट्यूड बेटा मैक्सिमम आएगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी तो इमेज बनेगी ब्राइट। कैसी इमेज बनेगी, ब्राइट। और जिसमें ब्राइट इमेज बनती थी उस इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बोलते थे। ठीक है, तो देखो आर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू, इसको हमें मैक्सिमम बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। तो इसका मतलब ए तो जो है वो, बी भी जो है वो फिक्स है, तो इस टर्म को मैक्सिमम कब बनाया जा सकता है, जब कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, जब मैक्सिमम। तो इसके लिए बेटा माइक ऑफ कर लें, प्रत्येक बच्चा माइक ऑफ रखे बेटा। इसके अंदर एक बात देखें कि कोस फाई की वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम। कोस फाई की वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम। तो ए अपने आप में कांस्टेंट टर्म है, बी भी कांस्टेंट है, लेकिन कोस फाई मैक्सिमम हो जाए तो आर की वैल्यू ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आ जाए। और कोस फाई मैक्सिमम की वैल्यू होती है, मतलब एंगल की वैल्यू +1, क्या होती है, मैक्सिमम +2। कोस फाई मैक्सिमम कहाँ कहाँ आ सकता है, अगर फाई की वैल्यू बेटा 0 हो, कोस 0 1 हो जाएगा, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, इस तरीके की अगर वैल्यू आएंगी तो इसका मतलब हमेशा कोस फाई मैक्सिमम रहेगा, क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और मैं यहां से लिख सकता हूँ फाई, फाई मतलब फेज डिफरेंस, और उसको एक फॉर्मूला बना लेता हूँ 2n पाई, क्या बना लिया, 2n पाई। और n की वैल्यू बेटा लिख सकते हैं, और n की वैल्यू कितनी आ सकती है, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, डॉट डॉट। 0 रखी तो कोस 0, एन 1 रखा तो 2 पाई, 2 रखा तो 4 पाई, 3 रखा तो 6 पाई, 4 रखोगे तो 8 पाई। तो 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे हमेशा कोस की वैल्यू क्या रहेगी, +1, क्या रहेगी, +1। अगर ये +1 रहेगी तो आर रहेगी मैक्सिमम, आर क्या रहेगी, मैक्सिमम। और अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इमेज बनेगी ब्राइट, कैसी बनेगी, ब्राइट। तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, कैसा चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो 100%
आपको फेज डिफरेंस कितना चाहिए, 2n पाई। बोलो कितना चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई है बेटा कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो फेज डिफरेंस आपको चाहिए 2n पाई। अब देखो फेज डिफरेंस तो निकाल लिया, पाथ डिफरेंस और निकालना है। तो मैंने उस दिन वेव की प्रॉपर्टी पढ़ाई, जिस दिन आपको पढ़ाया था कि पाथ डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बेटा। लैम्बडा बटा 2 ठीक है। पाथ डिफरेंस निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, लैम्बडा बटा 2 पाई गुणा फेज डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए माना एक्स पाथ डिफरेंस, रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी लैम्बडा बटा 2 पाई गुणा फेज डिफरेंस है 2n पाई, 2n पाई, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और हमेशा याद रखना पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, n लैम्बडा, कितना चाहिए, n लैम्बडा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस तो हमेशा चाहिए n लैम्बडा, और फेज डिफरेंस हमेशा चाहिए 2n पाई। बोलो कितना चाहिए, 2n, ठीक है। तो यही तो हमने आर्टिकल का डेरिवेशन में शुरू में हेडिंग डाल ली थी, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव करने के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज क्या, एक तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू हो 2n पाई, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो n लैम्बडा, कितनी हो, n लैम्बडा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। सर एक बार तो बता दो। क्या कह रहे हो बेटा। सर ये दोबारा बता दो। अच्छा बेटा देखो, कंस्ट्रक्टिव बनाना है तो कंस्ट्रक्टिव तो एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम। और एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम बनाना है तो मान लो मैंने दो वेव ली थी शुरुआत में, ठीक है, जिसकी ए एम्पलीट्यूड थी, वो मान लो थोड़ी देर के लिए लेट मैं 2 मान लेता हूँ, और बी की वैल्यू 3 मान लेता हूँ। अब ये चीज तो कभी चेंज नहीं हो सकती, जो मैंने ले लियो फाइनल है। लेकिन क्या चेंज हो सकता है, फेज डिफरेंस, ठीक है, कोस पाई। अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो आर अपने आप क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जहां आर अगर मैक्सिमम हो गई तो वहां बनेगी इमेज ब्राइट। कैसी बनेगी, ब्राइट। और ब्राइट इमेज बनेगी तो वो इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव। कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव। और मैक्सिमम वैल्यू एंगल की जो होती है वो +1 होती है। कितनी होती है, +1। ये वैल्यू कहाँ कहाँ आती है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे। तो इसको लिखा जाता है 2n पाई की फॉर्मूला बना लेते हैं। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। पाथ डिफरेंस की अगर बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है लैम्बडा बटा 2 पाई गुणा फेज डिफरेंस। तो लैम्बडा बटा 2 पाई एच डी, फेज डिफरेंस 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया n लैम्बडा। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो इन कंडीशन को ओबे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो ये दोनों कंडीशन होंगी तो ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज नहीं। कर लोगे बेटा यहां तक। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं, और नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या आता है वो बड़े ध्यान से देखें। तो आपने एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाली है अभी अभी, जिसकी वैल्यू आई है a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ 5। और डिस्ट्रक्टिव में मैंने आपको बताया था कल संडे वाली क्लास में कि अगर दो वेव ऐसे सुपर इम्पोज करती हैं इस फॉर्म, इसका ऊपर है करस्ट, नीचे है ट्रफ, ऊपर है करस्ट, नीचे है ट्रफ, तो करस्ट से ट्रफ कैंसिल हो जाएगा, और एक ऐसी वेव आएगी जिसकी एम्पलीट्यूड 0 हो या मिनिमम। क्या कहोगे, एक ऐसी वेव आएगी जिसकी एम्पलीट्यूड 0 हो या क्या हो, मिनिमम, ठीक है। तो अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड बनानी है तो वही बात, ए और बी तो चेंज नहीं हो सकते, ये तो फिक्स एम्पलीट्यूड है ए और बी, दो वेव्स की जो सुपर इम्पोज हुई थी उन वेव्स की।
लेकिन मिनिमम कौन हो सकता है? कोस फाई मिनिमम हो सकता है। तो कोस फाई अगर बेटा मिनिमम करूं तो कोस फाई की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1। क्या इससे छोटा हो सकता है बेटा? कोस फाई की मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? -1। ठीक है, अब बताओ कोस फाई की -1 वैल्यू कहाँ कहाँ आती है? बताओ कोस -1 कहाँ होता है? cos पाई पाई पे, पाई पे, 3 पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 5 पाई, 7 पाई। इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इनके लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर लें तो अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 2n-1 इंटू पाई। और n की वैल्यू पुट कर लो बेटा यहाँ से 1 से, 1 2 3 इस तरीके। देखो 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1, तो पाई वैल्यू आ जाएगी। 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 पाई आ जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5 पाई। तो बोलो कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना है, कैसा बनाना है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना है, तो 100% बेटा आपको पाथ डिफरेंस ना सॉरी फेज डिफरेंस कितना लेना पड़ेगा? 2n-1 इंटू पाई लेना पड़ेगा। अब बोलो बेटा पाथ डिफरेंस की बात कर लें। पाथ डिफरेंस बोलो क्या होता है? लैम्बडा बटा 2 पाई गुणा फेज डिफरेंस। बोलो क्या होता है? लैम्बडा बटा 2 पाई गुणा फेज डिफरेंस। तो अगर बेटा वैल्यू निकालूं तो लैम्बडा बटा 2 पाई और फेज डिफरेंस हो गया 2n-1 इंटू पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। और वैल्यू आ गई लैम्बडा बटा 2, या इसको इस फॉर्म में लिख लो 2n-1 इंटू लैम्बडा बटा 2। ये होता है पाथ डिफरेंस। तो ये कंडीशन आपके पास निकल के आई है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। किसके लिए निकल के आई है? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन बेटा आपको निकालनी थी कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव की तो अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टिव में तो आपके पास होना चाहिए फेज डिफरेंस। तो बेटा आपके पास मैंने लिखवाया था 2n पाई, और पाथ डिफरेंस बेटा आपके पास होना चाहिए n लैम्बडा। क्या होना चाहिए? n लैम्बडा। और एक r मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड क्या हो? मैक्सिमम। ठीक है, और ये जो कंडीशन निकल के आई है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई है, जिसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम होगी। तो मिनिमम होगी तो कोस फाई को मिनिमम बनाओ, यहाँ पे -1 पुट करो तो फाई की वैल्यू पाई 7 पाई इस तरीके से आएगी। पाई की वैल्यू निकालोगे तो 2n-1 इंटू पाई बनाएगा। n की वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 2 3 ये वैल्यू। पार्ट डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा लैम्बडा बटा 2 पाई गुना फेज डिफरेंस। दोनों वैल्यू पुट कर दी, ये निकल के आ गया पार्ट डिफरेंस। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटा, और यहाँ तक उतार लें सभी बच्चे। बोलो बेटा कर लोगे? यस सर। यस सर। अब ये तो हमने पढ़ी इसकी कंडीशन। अब मैं पढ़ाता हूँ इसके केस, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जिनको हम केस के रूप में नोट कर लेंगे। रब कर दो बेटा इसको। यस। देखो बेटा बात करते हैं केस फर्स्ट। अपने पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये निकल के आई बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस फाई, ये आया। तो अगर मैं आपके सामने कहूं बेटा बात बेटा माइक ऑफ, बेटा कितनी बार बता रखा माइक ऑफ रखें? आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी अपने पास √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस फाई। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर बेटा मैं कहूं आर मैक्सिमम चाहिए
तो आर मैक्सिमम तो एक ही कंडीशन पे मिल सकती है, जब कोस फाई मैक्सिमम हो, और कोस फाई मैक्सिमम बेटा मतलब 1 हो। तो क्या इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, कोस पाई की वैल्यू तो 1 और ए जमा बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 होगी, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और आर मैक्सिमम की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आ गई, ए प्लस। आगे अगर मैं यहीं से आर मिनिमम निकालूं तो आर मिनिमम कब आएगा, जब कोस पाई की वैल्यू -1, तो अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कोस फाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -1, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस का। बोलो कर लोगे। अब आपने तो एक बात और भी कही हुई है कि अगर बेटा हम बात करें कि इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बोलो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं यहां से आई मैक्सिमम निकालूं, इंटेंसिटी देखो रिजल्टेंट तो मेरे पास है एम्पलीट्यूड, तो और आई मैक्सिमम निकालो तो इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करूंगा मतलब क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी की टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितनी आई, ए प्लस बी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डिवाइड कर लो, फॉर्मूला बना लो आई मिनिमम, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड कितनी है, ए माइनस बी, इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो वेव्स की एम्पलीट्यूड दे देगा और पूछेगा कि आई मैक्सिमम निकालो और आई मिनिमम निकालो। क्या निकालो, आई मैक्सिमम निकालो और आई मिनिमम। ठीक है बेटा, तो पहला फॉर्मूला किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो बताएं। बोलो बेटा कर लोगे। यस सर। देखो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पास वो क्या आता है दूसरे केस में। सबसे पहले और एक इसका रिजल्टेंट रेशियो होता है वो मैं आपको बता देता हूं, W1 बटा W2, I1 बटा I2, I1 बटा I2 बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है, इसका तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो पहली वेव की एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर थी तो इंटेंसिटी I1 मान ली, दूसरी वेव की बी थी तो बी स्क्वायर इज टू क्या हो गया I2। लेकिन W1 W2 क्या है, तो ये लिख लें W1 एंड W2 आर विड्थ ऑफ टू स्लिट्स। जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया था, वो जो दो स्लिट ली थी उनकी विड्थ है। तो W1 W2 आर विड्थ ऑफ टू स्लिट्स, जो दो स्लिट्स होती हैं उनका विड्थ है W1 W2, वो बराबर होता है बेटा I1 बटा I2, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास केस हैं, आपसे पूछ सकता है W1 बटा W2 इज इक्वल टू विड्थ रेशियो इज इक्वल टू इंटेंसिटी रेशियो और इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रेशियो। ठीक है, ये तीनों चीज आपके पास क्या होती हैं, बराबर। बोलो कर लोगे यहां तक, आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट टर्म देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, रफ कर दो बेटा इसको। यस सर। हाँ उतार ले बेटा आराम से। नेक्स्ट देखिए, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस थर्ड।
आर की अगर वैल्यू निकालूं तो ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस फाई। और आई की टर्म में निकालूं, आई आर की टर्म में, तो मैंने आपको बताया था, आई आर की टर्म में मैंने आपको बताया था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और इंटू कोस। बोलो आया था कि नहीं आया था? ये दो वैल्यू बेटा हम निकाल चुके हैं। अब एक बात बताओ कि पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है ए बराबर बी हो। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि जो हम दो वेव ले रहे हैं, जिसको हमने एक को नाम दिया था y1 और एक को नाम दिया था y2। देखो ये वेव ली थी शुरुआत में a sin ओमेगा टी और दूसरी ली थी बेटा y2 b sin ओमेगा टी प्लस 5, यही ली थी ना। तो a और b इनकी एम्पलीट्यूड दोनों की बराबर हो, तो a बराबर अगर b है तो आप ही तो कहने वाले कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड बराबर है दोनों की, इंटेंसिटी भी 100% क्या होगी? बराबर होगी। बोलो दोनों की इंटेंसिटी भी बेटा 100% क्या होगी? बराबर। तो बड़े ध्यान से सुनना कि अगर I1 बराबर I2, ठीक है, I1 बराबर I2, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए I0। कितना मान लिया? I0। कि अगर एम्पलीट्यूड बराबर है बेटा तो 100% इंटेंसिटी भी क्या होगी? बराबर। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? कर लोगे? अब देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, I1 की वैल्यू I0, I2 की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा? I0 प्लस 2 अंडर रूट I1 की वैल्यू भी I0, I2 की वैल्यू भी I0 और इंटू कोस फाई। बोलो क्या आ गया? इंटू कोस फाई। कर लोगे? आप बोलो आई आर निकल के आएगा तो I0 प्लस I0 2I0, यहाँ I0 का स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर तो I0 ही आएगा और इंटू कोस फाई। अब देखो 2I0 को बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोस फाई। तो आई आर की जो वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी? 2I0 बाहर 1 प्लस कोस फाई। और आप मेडिकल वाले स्टूडेंट को ना पता हो लेकिन मैथ वाले को सभी को पता है, 1 प्लस कोस फाई का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर 5/2। बोलो कितना होता है? 2 कोस स्क्वायर 5/2। 1 प्लस कोस फाई की अगर बात करूं बेटा तो 1 प्लस कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर 5/2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो निकल के आई 2I0 इंटू बेटा 1 प्लस कोस फाई की वैल्यू पुट कर दो 2 कोस स्क्वायर 5/2, 2 दूनी 4 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी निकल के आई बेटा? 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये आप कई बार प्रूव करवा चुका है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जब ए किसके बराबर हो? बी के बराबर। ए किसके बराबर हो? बी के। और I1 किसके बराबर हो? I2 बराबर I0। तो अगर ए बराबर बी हो गया, एम्पलीट्यूड बराबर होगी, तो इंटेंसिटी तो अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो इंटेंसिटी की बराबर वैल्यू पुट की इस इक्वेशन के अंदर, इसमें पुट करते ही ये इक्वेशन अपने पास निकल। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बताओ। बोलो बेटा कर लोगे? यस सर। यस सर। तो अगर आपके पास सिचुएशन निकल के आ जाती है, और वो सिचुएशन निकल के आ जाती है कि जो दोनों वेव हमने डाली हैं और दोनों वेव की अगर एम्पलीट्यूड बराबर है, तो 100% बेटा आपके पास ये जो वैल्यू है ये निकल के आएगी। IR = 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, इसके बाद आपकी जो चाहे मर्जी हो, जिन दोनों वे में फेज डिफरेंस मान लो 0 डिग्री का है। अब सपोज दैट फेज डिफरेंस कितने डिग्री का हो? 0। कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो निकल के आएगी वेव की वो कितनी आ जाएगी? 4I0। बोलो कितनी आ जाएगी? 4I0।
बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, तो इस तरीके से आप सिचुएशन यहाँ से निकाल चुके हैं और ये आपके पास रिजल्ट आपके पास है निकल गया है। तो बोलो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का टॉपिक समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो ये था आपके पास इसके लिए। अब इसके अंदर एक टॉपिक बचा है बस आपका, फ्रिंज विड्थ। ये ब्राइट इमेज जो बनेगी, डार्क इमेज जो बनेगी, इसकी विड्थ का रेशियो कितना, कितनी विड्थ होगी, ये वैल्यू बेटा आपको निकालनी। इसकी चौड़ाई कितनी आएगी, कैसी आएगी, इसके बारे में एक्सप्रेशन है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बेटा आपको 15 तारीख को नियरली जो यूटी होना है, ठीक है, उसके अंदर आपके यही टॉपिक आएंगे वेव ऑप्टिक्स, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।